पृथ्वी ग्रह। कमरे के पंखे की हवा से उड़ रही उस सुनहरी लट से वीर की निगाहें हट नहीं रही थीं। उस लट के पीछे से झांक रही वो काली बड़ी आंखें, सुर्ख गुलाबी होंठ और वो सोने सी चमकती त्वचा को निहारता हुआ वीर मानो भरी क्लास में पीरियड शुरू होने से पहले वाला शोर भी सुन नहीं पा रहा था। 18 साल का खूबसूरत नौजवान वीर प्रिया को निहारता हुआ अपनी सीट को यूं पकड़े बैठा था मानो सीट छूट जाएगी और वो स्प्रिंग की तरह हवा में उछल जाएगा। उसके दिल की धड़कनें टीवी पर आने वाले म्यूचुअल फंड के ऐड की तरह पर्राटेदार चल रही थीं, मानो कह रही हों, रोमांटिक रिलेशनशिप आर सब्जेक्ट टू सोशल रिस्क, प्लीज रीड द गर्ल केयरफुली बिफोर प्रपोजिंग। पर दिल है कि मानता नहीं। वीर से अब रहा नहीं जा रहा था और वो अपने बैग से एक लाल गुलाब का फूल और एक पिंक कलर का कार्ड निकालता है और धीमे से जाकर प्रिया के सामने खड़ा हो जाता है। ये देखकर पूरी क्लास ऐसे शांत हो जाती है जैसे कोई टीचर आ गया हो। वीर हिम्मत जुटाकर प्रिया की तरफ गुलाब का फूल बढ़ा देता है और कह ही डालता है, आई लव यू प्रिया। प्रिया आव देखती है नताब और वीर को एक धक्का देकर दांत भींचते हुए धीमी आवाज में कहती है, शट अप, पीछे देख। वीर को बहुत अजीब लगता है। वो प्यार में आगे बढ़ना चाहता है और माशूका कह रही है कि पीछे देख। वो सोच ही रहा होता है कि तभी एक भारी आवाज से उसका ध्यान पीछे जाता है। ओ हीरो, आशिक आवारा, चल सीट पर बैठ जा, रिजल्ट अनाउंस करना है। अब वीर को एहसास होता है कि क्लास सच में टीचर को देखकर शांत हुई थी। भाई पोपट होने की भी कोई हद होती है। उस टीचर की ऐसी दहाड़ सुनकर जान चली जाए, ये आशिकी भला क्या चीज है। वीर धड़ाम से वहीं पर बैठ जाता है। क्लास में सभी बच्चे पास हो गए हैं सिवाय एक को छोड़कर। वीर रहे जा। मैथ्स टीचर की ये दूसरी दहाड़ सचमुच जानलेवा थी। सभी हंस पड़ते हैं, प्रिया भी। वीर के सपनों का जहाज उसके एम्बैरेसमेंट के समंदर में डूबता सा फील हो रहा था। उसे क्या पता था कि जिंदगी के कागज पर वो किस्मत की कलम से जो लव लेटर लिखने वाला था उसे मैथ्स के इक्वेशन खराब कर देंगे। इस रिजल्ट के अनाउंसमेंट की इससे बुरी टाइमिंग और नहीं हो सकती थी। बेचारा वीर, उसे तो लग रहा था कि पूरी क्लास में प्रिया ही सबसे ज्यादा उस पर हंस रही थी। तभी मैथ्स टीचर आके बिल्कुल वीर के सिर पर खड़ा हो जाता है और एक पेपर उसके सामने पटक कर कहता है, कल मुझे इस परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर तुम्हारे पेरेंट्स के साइन चाहिए, समझ गए? लंठ कहीं का। फिर एक ठहाका लगता है और उसमें फिर से सबसे तेज आवाज प्रिया की ही सुनाई देती है, लंठ कहीं का। प्रिया की हंसी जो वीर के मन के गार्डन में फूल खिला देती थी, वही हंसी आज उसके दिल के झोपड़े में आग लगा रही थी। वीर अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वो उठ के क्लास से बाहर चला जाता है। बेचारा वीर, इतनी समस्याएं तो टीवी सीरियल वाली डेली सोप की हीरोइन को भी कभी नहीं होती जितनी उसको आज हो गई थी। मैथ्स और प्यार में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसीलिए अपना वीर दोनों में ही फेल हो गया। पेरेंट्स से रिपोर्ट कार्ड साइन भी करवाना है। घर में मम्मी और बहन है, पापा तो अब रहे नहीं। बिजनेस राइवलरी में किसी ने उनका मर्डर कर दिया था। तब से ही शायद वीर का पढ़ाई में मन लगना बंद हो गया था। अरे आज तो बड़ी जल्दी आ गया। वीर ने एक टांग घर के अंदर डाली ही थी कि मां ने गोली की तरह सवाल दाग दिया, जैसे वीर दहलीज नहीं देश का बॉर्डर क्रॉस कर रहा हो। वीर भी तैयार था। उसने काउंटर फायर किया, अरे मम्मी जानती हो आज क्या हुआ है? मम्मी हड़बड़ा गई कि आखिर ऐसा क्या हो गया। इससे पहले वो कुछ पूछती वीर बोल पड़ा, अरे बवाल हो गया है मम्मी, बवाल। कॉलेज में वो जो हमारे मैथ्स टीचर है ना, उन्हें कुछ गुंडे पीटने आ गए। मम्मी की चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। वीर फिर बोला, सब कह रहे थे किसी औरत से चक्कर है उनका। अरे पर वो तो शादीशुदा है ना, अच्छे आदमी है भाई। मां ने चिंता जताई। अरे वही तो मां, तुम तो सब जानती हो उनके बारे में,
वेरी गुड, अब इस पेपर पर साइन कर दो। वीर ने चाल चली। क्या इस पेपर में? मां ने पूछा। मैथ्स टीचर का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है मां। ये सभी बच्चों को और उनके पेरेंट्स को साइन करवा के देना है सर को, वरना डीन सर हमारे जो है ना, वो मैथ्स टीचर को जॉब से निकाल देंगे। वीर ये बोलकर मम्मी को ध्यान से देखने लगा कि उसका पैंतरा काम करता है या नहीं, पर हर बार की तरह आज भी काम कर ही गया। मम्मी ने झट से पेपर पर साइन कर दिया। पेपर पर साइन मिलते ही वीर ऐसे गायब हुआ जैसे माइथो सीरीज में काम होने के बाद नारद मुनि गायब होते हैं। चलो, एक प्रॉब्लम तो निपटी। वीर राहत की सांस लेता हुआ अपने कमरे के बिस्तर पर निढाल होकर गिरता है। वीर का कमरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वर्ल्ड वॉर 2 इसी कमरे में लड़ी गई थी। मम्मी और बहन को इस कमरे में आने की सख्त मनाही थी, इसीलिए कोई कमरा साफ भी नहीं कर पाता था। वीर ने अपने कान में ईयरफोन्स डाले और हेवी इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक लगा लिया। तभी अचानक उसी म्यूजिक के बीच से एक आवाज सुनाई दी। वीर पुत्र। यह आवाज जानी पहचानी थी। वीर दहशत में आ गया, पर इससे पहले वो कुछ कह पाता या कर पाता, उसके मोबाइल की स्क्रीन से डॉक्टर खुराना का हॉलोग्राम पॉपकॉर्न की तरह उछलकर बाहर आता है। उस हॉलोग्राम को अचानक देखकर वीर के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर जाता है। हार्ट अटैक करवाओगे क्या अंकल? वीर झल्लाता है। डॉक्टर खुराना का हॉलोग्राम बढ़कर अब वीर के कद का हो जाता है। वीर फिर झल्लाता है। आप इस तरह मेरी लाइफ में जब चाहे तब नहीं घुस सकते। खुराना उसकी भावनाओं को समझते हुए कंसर्न दिखाते हैं। पुत्र, तेरे पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी वजह से आज मैं जिंदा हूं, इसीलिए दुख होता है उनके बेटे को मैथ्स में फेल होता देखकर। आपको कैसे पता? वीर हड़बड़ा जाता है। पुत्र, तुझे तो पता है मैं साइंटिस्ट हूं। कोई भी कंप्यूटर सिस्टम मेरी पहुंच से दूर नहीं है। तुम्हारी लाइफ में हो रही सभी चीजें पता है मुझे, और यही मेरी ड्यूटी है। शायद ऐसे ही मैं तुम्हारे पापा के एहसानों का बदला चुका सकूं। बेटा, मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ा सकता हूं ताकि तुम फेल ना हो। डॉक्टर खुराना ने वीर को दिल की बात बताई, पर 18 साल के वीर के लिए इन बातों का कोई मतलब नहीं था। इस उम्र में ज्ञान नहीं, फ्रीडम चाहिए होती है। डॉक्टर खुराना फिर वीर को कहते हैं, बेटा, तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी लैब में जॉब भी दे सकता हूं। तुम चाहो तो अभी से पैसे कमा सकते हो। तुम्हें नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। बेटा, तुम्हें पता है हमारी धरती एकमात्र ऐसा ग्रह नहीं है जहां पर जीवन हो। सच में और भी कई ऐसे ग्रह हैं। वीर सोचता है कि वैसे ही मेरी ग्रह दशा खराब चल रही है और अंकल नए ग्रहों के बारे में सिखा रहे हैं। आखिर कैसे पीछा छुड़ाऊं मैं इस गले पड़ू अंकल से। अब वो समझ चुका है कि डॉक्टर खुराना से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं था, इसीलिए उसने आसपास देखा और फिर अपना मोबाइल उठाकर पास रखे फिश बोल में डाल दिया। गुड़गुड़ करते मोबाइल के साथ डॉक्टर खुराना का हॉलोग्राम भी बंद हो गया। वीर ने अपने दोनों हाथों को ऐसे झटका जैसे कोई मुसीबत टल गई हो, पर आज फिर से वीर को मोबाइल टेबल लैंप के नीचे सुखाना पड़ेगा। दूसरे दिन दोस्तों की आवाज से वीर की नींद खुलती है और वीर को रियलाइज होता है कि वो आज फिर से कॉलेज के लिए लेट हो चुका है। फटाफट से तैयार होकर वो नीचे आता है। मां रोज की तरह ब्रेकफास्ट लेकर खड़ी है, जो भागता हुआ वीर झट से उठाता है और आगे बढ़ जाता है। तभी मम्मी पीछे से आवाज देकर उसे रोकती हैं। वीर के पास ज्यादा समय नहीं है, पर वो रुकता है। बेटा, तुम्हारे पापा को गए हुए आज पूरा 1 साल हो गया है। मां के मुंह से यह सुनकर वीर थोड़ा गंभीर हो जाता है। मां आगे कहती है, मैं समझती हूं तुम अभी तक के सदमे से बाहर नहीं निकले हो, पर बेटा पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारी मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। आखिर तुम्हें ही इस घर का सहारा बनना है बेटा। यह सब सुनकर वीर बहुत इरिटेट होता है, पर हां में सर हिला देता है। तभी मां अपने हाथ में दबाए 500 के 2 नोट निकालकर वीर के हाथ में रखते हुए यह कहती है कि वो जाके कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जाम दे दे,
ताकि उसका साल खराब ना हो और वो पीछे पलटकर चली जाती है। यह सुनकर वीर हक्का बक्का रह जाता है। उसे एहसास हो गया था कि मां को उसके फेल होने के बारे में पता चल चुका है। तब भी मम्मी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। फिर वीर भी घर के बाहर की तरफ बढ़ जाता है। पापा की मौत के बाद वीर का पढ़ाई में मन लगना बिल्कुल बंद हो चुका था। वो बस रियलिटी से दूर रहना चाहता था। इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम के लिए मिले पैसों से वो दोस्तों के साथ फिल्म देखने चला जाता है। पूरे दिन कॉलेज छोड़कर मम्मी से मिले पैसों से मस्ती करने के बाद वीर के दोस्त वीर को घर छोड़ने आते हैं। घर के बाहर खड़े 3 लोग वीर की मम्मी पर चिल्ला रहे हैं। सारे दोस्त ये देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन वीर को एहसास हो गया था कि आज फिर उसकी बुआ और चाचा उसकी मां से प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई करने आई हैं। वीर दोस्तों के सामने एम्बैरेस्ड फील करने लगता है। प्रेरणा, आखिर तुम चाहती क्या हो? यह घर हमारे माता पिता का है और मेरा और मेरे भाइयों का इस पर बराबर का हक है। अब जब विहान भैया नहीं रहे तो हम उनकी पत्नी और बच्चों को परेशान नहीं करना चाहते। घर बेचने के बाद उनका जो भी हिस्सा बनेगा वो हम तुम लोगों को दे देंगे। लेकिन अगर तुम ये पूरी हवेली हड़पने की फिराक में हो तो हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, वीर की बुआ चिल्लाती है। तभी वीर के चाचा भी लपक पड़ते हैं। हाँ, या तो फिर हमें इस घर की कीमत के हिसाब से 3 करोड़ रुपए दे दो, या ये घर खाली करो ताकि हम इसे बेचकर पैसे आपस में बांट सकें। वीर की मम्मी और बहन सहमी हुई थीं। बहन तो मां को पकड़कर रोए जा रही थी। 3 करोड़ रुपए मैं कहां से लाऊंगी भाई साहब? वीर के पापा के जाने के बाद जो हमारी हालत है वो आप सबसे छुपी नहीं है, वीर की मम्मी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। यह सुनकर वीर के दोस्त वीर की तरफ देखने लगे। वीर को लगा जैसे उसकी इमेज का बंटाधार हो रहा है। अगर अभी उसने कुछ नहीं किया तो यहां भी लुटिया डूबी समझो। तभी वीर अब उस लड़ाई में कूद पड़ता है। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऐसे मेरे घर पर मेरी मां को आके धमकी देने की? वीर को ऐसे गुस्से में चिल्लाते देख सब हैरान रह जाते हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती? मेरे पापा ने आप लोगों की कितनी मदद की है। आप सबके फैमिली बिजनेस को अकेले बचाया है उस स्टार ग्रुप से, और स्टार ग्रुप से दुश्मनी की वजह से ही उनकी जान चली गई। अब उनके जाने के बाद आप लोग उनके परिवार को परेशान करने आते हैं। मम्मी उसे रोकने की कोशिश करती है। अब बेटा तू शांत हो जा, पर वीर का गुस्सा अब दहलीज पार कर चुका था। ए बच्चू, बिजनेस का छोड़ और इस घर की बात कर। यह घर हमारे फादर का है जिसमें हम सब भाई बहनों का बराबर का हिस्सा है। बड़े चाचा फुफकारे, अगर हमें इसमें हिस्सा नहीं मिला तो हम कोर्ट में जाएंगे, वरना बोल अपनी मां से कहीं से लाकर हमें 3 करोड़ रुपए दे दे। चुप, मां से क्यों बोलूं? मैं अपनी मां का बेटा वीर, मैं तुम सब से वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे 3 करोड़ लेकर तुम्हारे मुंह पर मारूंगा। वीर दहाड़ता है। दोस्तों के साथ खड़ी वो लड़की मुस्कुराती है, जिससे वीर का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अब निकलो मेरे घर से, वरना मैं कुछ गलत कर बैठूंगा। बेटा तेरे पास बस 6 महीने का समय है, देख ले क्या कर सकता है। ये बोलकर बुआ और बाकी चाचा वहां से चले जाते हैं। वीर की मम्मी हैरानी में उसे देखती रह जाती है। वीर भी घर के अंदर चला जाता है। स्टाइल मारने के चक्कर में 3 करोड़ देने के बाद तो वीर बोल आया था, पर वो इतने पैसे लाएगा कहां से? उसने तो अपनी समस्या और बढ़ा ली थी कि तभी उसे डॉक्टर खुराना का ख्याल आता है। वीर खुराना के दिए हुए पते पर पहुंच जाता है और खुराना का नाम लेते ही खुराना का होलोग्राम फिर उसके मोबाइल में अचानक से अपीयर होता है, जिसे देखकर हर बार की तरह वीर डर जाता है। हाँ पुत्र, तूने मुझे बुलाया? खुराना बोलता है। अंकल, आप अलादीन के जिन हो क्या कि मैं आपका नाम लेता हूं और आप अपीयर हो जाते हो? वीर जेन्युइनली ये जानना चाहता है। खुराना हंसता है। अरे बेटा, मैंने तुम्हारे मोबाइल पर वॉइस कमांड इंस्टॉल कर दिया था ताकि किसी भी मुसीबत में तुम मुझको बुलाओ तो मैं जल्द से तुम्हारी मदद के लिए आ सकूं। यह सुनकर वीर उनसे पूछना चाहता है कि आपको इसके अलावा कोई और काम धंधा है कि नहीं, पर पैसा न मिलने के डर से वो नहीं पूछता, चुप रह जाता है।
बोल पुत्र, क्या हेल्प चाहिए तुझे? खुराना पूछता है। हेल्प तो चाहिए अंकल। वीर बोल ही रहा था कि खुराना बोलता है, तो फिर आ जाओ मेरी लैब। लैब भी घुमा दूंगा और बातें भी कर लेंगे। मैंने तुम्हारे मोबाइल पर लोकेशन भेजा है, देखो। ओके, सी यू सून। ये बोलकर खुराना फोन काट देता है। इतनी तेजी में ये सब होता है कि वीर प्लेजेंटली सरप्राइज रह जाता है। वो सोचता है कि खुराना इतना बड़ा साइंटिस्ट है तो 3 करोड़ तो होने ही चाहिए उसके पास। वीर खुराना के दिए हुए पते पर पहुंच जाता है और चारों तरफ देखता है। वो किसी बड़े ऊंचे कांच वाली बिल्डिंग की कल्पना लिए चारों तरफ देख रहा है। आखिर इतने बड़े साइंटिस्ट हैं खुराना अंकल, तो उनका ऑफिस भी तो शानदार ही होगा। पर वहां तो बस एक टूटा फूटा मकान दिख रहा था। वीर कंफ्यूज था कि तभी उस टूटे फूटे मकान से खुराना भागता हुआ बाहर आता है। अरे पुत्र, तू आ गया। वेलकम 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 इन माय लैब। खुराना की बात सुनकर वीर के मन में बस एक ही ख्याल आता है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। खुराना उसका हाथ पकड़ के लगभग घसीटते हुए अंदर ले जाता है। अंदर आने के बाद का नजारा देखकर वीर को लगता है, भैया गई भैंस पानी में। कबाड़ी की दुकान भी उस घर से ज्यादा अच्छी थी। अब वीर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया और अपना सवाल दाग ही देता है। अंकल, आप तो कह रहे थे कि आप बड़े साइंटिस्ट हैं। इस पर खुराना हड़बड़ाता है। हाँ हाँ, क्यों क्यों किसी ने कुछ और बोला है क्या? वीर सरकास्टिक होकर कहता है, नहीं, वो इतना बड़ा ऑफिस देखकर लग रहा है। वीर बोल ही रहा होता है कि खुराना पास लगे एक बटन को दबा देता है, जिससे पूरा का पूरा फ्लोर हरकत में आ जाता है और किसी लिफ्ट की तरह नीचे जाने लगता है। वीर लगभग लड़खड़ाते हुए गिरने वाला होता है, पर खुराना उसे सहारा देता है। ये क्या है अंकल? हाँ, वीर घबराकर कहता है, पर उसके जवाब में खुराना बस मुस्कुराता है। वीर ऐसी सिचुएशन में उसे मुस्कुराते हुए देखकर गालियां देना चाहता है, पर बाद में पैसे ना मिलने के डर से वो चुप ही रह जाता है। अब वो लिफ्ट रुकती है और एक दरवाजा खुलता है। एक तेज सफेद रोशनी से वीर की आंखें चुंधिया जाती हैं और वो अपनी आंखें मींचने लगता है। उन मींची हुई आंखों से वो जो देखता है तो बस उन्हें देखता ही रह जाता है। एक बड़ी विशाल लैब, जहां हर जगह हाईटेक मशीन्स लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं जिसमें अलग अलग डेटाज और वीडियोस चल रहे हैं। बड़े बड़े ट्यूब्स में से फ्यूम्स निकल रही हैं और रोबोटिक हैंड्स अपने अपने काम में लगे हुए हैं। ये खुराना की लैब से ज्यादा आयरन मैन का वर्कशॉप लग रही थी। वीर को लगता है जैसे वो अपने सपनों की दुनिया में पहुंच गया है। वाह अंकल, ये तो तहलका है। वीर के मुंह से निकले हुए शब्दों को सुनकर खुराना ऐसे खुश होता है जैसे अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनकर कोई लड़की खुश होती है। मेरी लैब है, मेरा, खुराना अपनी तारीफ करते हुए कहता है और अपनी मशीन्स को ऐसे देखने लगता है जैसे मशीन्स ना होकर उसके पालतू जानवर हों। बोल पुत्र, तुझे क्या हेल्प चाहिए? तू जो बोलेगा मैं दूंगा, आखिर तू मेरा यार का पुत्र है। खुराना बड़े प्यार से वीर को पूछता है। वीर भी इतनी फ्रीडम पाके धड़ल्ले से बोल देता है, अंकल 3 करोड़ रुपए चाहिए। ये सुनते ही खुराना अपनी ही मशीन्स पर फिसलते हुए नीचे गिरते गिरते बचता है और खुद को संभालते हुए हैरानी से पूछता है, 3 करोड़? हाँ अंकल, आप तो दे ही सकते हो। वीर पूछता है। खुराना अब खुद को स्ट्रेट करते हुए सीरियस होकर वीर को समझाता है, देख पुत्र, ये सब जो तू देख रहा है ना, ये मेरा पर्सनल नहीं है, ये सब सरकार ने दिया है। उसके बाद वो रुआंसा होकर कहता है, 3 करोड़ तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखे हैं, तो तुझे कैसे दे दूं? खुराना की ऐसी दयनीय हालत देखकर वीर को और गुस्सा आ रहा होता है। मतलब आप मेरी मदद नहीं कर सकते? कर सकता हूं और करूंगा पुत्र, करूंगा ना। तू चाहे तो मैं इस लैब में तुझे जॉब दे दूंगा, 20,000 सैलरी भी दिलवा दूंगा। सच्ची 20,000 सैलरी। मैथ्स में वीर ज्यादा अच्छा नहीं था, पर वो
अपने मोबाइल को निकालकर कैलकुलेट करता है और पता है कि 20,000 मंथली सैलरी में तो उसे 3 करोड़ जुटाने में 125 साल लग जाएंगे। अरे अंकल, इतने दिनों में तो मेरे पोते भी बूढ़े हो जाएंगे, फिर पैसों का क्या करूंगा? खुराना मजबूर है और वीर गुस्सा। वीर वहां से जाने ही वाला होता है कि उसकी नजर एक लाल रंग के टेलीफोन बूथ पर पड़ती है जो लकड़ी का लग रहा था। वीर हैरान होता है कि इतने हाईटेक लैब में यह पुराने जमाने का टेलीफोन बूथ क्या कर रहा है। वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए खुराना से उस बूथ के बारे में पूछता है। सवाल सुनकर खुराना की मानो आंखें चमक जाती हैं और जैसे 5th क्लास का बच्चा पोम सुनाता है वैसे ही खुराना उस बूथ के बारे में वीर को बताने लग जाता है। वीर, ये तो सभी जानते हैं कि पूरे यूनिवर्स में पृथ्वी ऐसा प्लेनेट है जहां पर जीवन पाया जाता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में साइंटिस्ट को पृथ्वी जैसे ही कुछ ऐसे प्लैनेट्स का पता चला है जहां पर साइंस ऑफ लाइफ पाए गए हैं। हमारे जैसे ही लोग, हमारे जैसे ही जानवर और हमारे जैसे ही पेड़ पौधे, लेकिन देखने में हमसे काफी अलग। आम भाषा में ऐसे लोगों को हम एलियंस यानी कि दूसरी दुनिया के लोग कहते हैं। डॉक्टर खुराना वीर को समझाते हुए कहते हैं और वीर उनकी बात को समझने की कोशिश करता है। एलियंस? जैसे पीके मूवी में आमिर खान था? पर अंकल, ऐसे लोग तो बस फिल्मों और किस्से कहानियों में ही होते हैं ना। मेरा मतलब है कि असल जिंदगी में मैंने तो आज तक कोई भी एलियन नहीं देखा। हाँ, बचपन में मेरा सपना था कि मेन इन ब्लैक मूवी की तरह मेरा भी किसी एलियन से आमना सामना हो जाए, पर फिर मैं बड़ा हो गया और इस सपने को मजाक में लेने लग गया, क्योंकि मैं समझ गया था कि यह सब सिर्फ किस्से कहानियों में होता है। डॉक्टर खुराना की बात सुनकर वीर काफी कंफ्यूज था। डॉक्टर खुराना ने मुस्कुराते हुए वीर से कहा, हमारी फिल्में और कहानियां कहीं ना कहीं हमारी असल जिंदगी से ही तो जुड़ी होती हैं वीर, और अब तो साइंस ने भी इस बात को मान लिया है कि एलियंस होते हैं। खैर, अब यह बात तुमसे कैसे जुड़ी हुई है मैं उस बारे में तुम्हें बताता हूं। और फिर वीर ध्यान से उनकी बातें सुनने लगता है। पिछले कुछ सालों से हमारी एजेंसी टाइटन ग्रह में एक सीक्रेट मिशन चला रही है, जहां हर साल हम कुछ लोगों को टाइटन ग्रह पर भेजते हैं। दरअसल उस ग्रह पर डेवलपमेंट अभी भी अपनी पहली स्टेज पर है, इसीलिए वहां के लोग अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए हैं। वहां कई लोग ऐसे हैं जो कि ना तो पूरी तरह से इंसान हैं और ना ही पूरी तरह से जानवर। मतलब उनके शरीर के कुछ हिस्से तो इंसानों जैसे हैं, लेकिन उनकी हरकतें और दिमाग जानवरों जैसा है। साथ ही साथ वहां कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो विकसित होकर बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं। इस तरह के लोग और जानवर उस ग्रह के उन लोगों के लिए खतरा हैं जो पूरी तरह डेवलप हो चुके हैं और जिनकी इंटेलिजेंस भी हम जैसी ही है। लेकिन उन लोगों के साथ साथ ऐसे जानवर और लोग हमारी पृथ्वी के लिए भी खतरा बन सकते हैं। इसीलिए हर साल हम अपने प्लेनेट से कुछ लोग टाइटन ग्रह पर भेजते हैं, ताकि वो लोग हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे खतरे को वहीं पर खत्म कर सकें। ये टेलीफोन बूथ उसी टाइटन ग्रह पर जाने का पोर्टल है। वीर कंफ्यूज्ड है और सवाल पूछता है, अंकल, जब उस ग्रह पर इतना खतरा है तब लोग वहां जाते ही क्यों हैं? हाँ? खुराना मुस्कुराता है और कहता है, पैसे कमाने और ताकत पाने के लिए। वीर प्लेजेंटली सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि लोग कितने पैसे कमा सकते हैं वहां पर? अनलिमिटेड, समझ रहे हो? अनलिमिटेड। खुराना इस तरह से खुश होकर बोलता है जिससे वीर को यकीन हो जाए कि उसकी पैसों की समस्या भी टाइटन ग्रह पर जाकर खत्म हो सकती है। वीर सोचने लगता है। वीर को देखकर खुराना को भी एहसास होता है कि वीर टाइटन के बारे में सोच रहा है। खुराना तुरंत ही वीर के सपनों पर पानी फेरते हुए कहता है, नहीं नहीं, पर तुम वहां नहीं जा सकते, इसलिए सोचो भी मत। वीर हैरान हो जाता है, अरे भाई, तुम मेरे जिगरी दोस्त के इकलौते बेटे हो, यानी मेरे भी बेटे जैसे ही हुए। मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। तुम घर जाओ और कोई और रास्ता ढूंढो पैसे जुटाने का। ये कहते हुए खुराना वीर को उसकी लैब से बाहर जाने को कह देते हैं। हालांकि वीर घर की ओर निकल जाता है, पर खुराना की बात उसके दिमाग में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह घूम रही थी। पर साथ में अफसोस भी है कि वो
परिवार के लिए पैसे नहीं जुटा पाया। वीर जैसे ही घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके लफंटर दोस्तों की टोली बाहर ही उसका इंतजार कर रही है। वीर समझ जाता है कि वो लोग कल वाली बात पर उससे सवाल पूछेंगे और वो एम्बैरेस होगा। इसीलिए जैसे ही वो दोस्तों से मिलता है खुद ही सारी कहानी सुनाना शुरू कर देता है कि कैसे उसके फादर ने उसके डूबते हुए फैमिली बिजनेस को संभाला और उसकी बुआ और चाचा की शादियां करवाईं, उन्हें घर दिलवाया, उनकी वजह से स्टार ग्रुप से पंगा भी लिया जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। पर उनके जाने के बाद उसकी बुआ और चाचा उन्हें दादाजी के घर से निकालना चाहते हैं। वीर की कहानी सुनकर सभी दोस्त उसे सिंपैथी दिखाते हैं। अभी अभी जवान हो रहे लड़कों के खून में कुछ ज्यादा ही उबाल होता है, पर दिमाग उतना ही कम होता है। ऐसे ही दिमाग से वीर के दोस्त उसे सलाह देते हैं कि वीर को बुआ के घर से जाके इस घर के प्रॉपर्टी के पेपर्स चुरा लेने चाहिए। उसके बाद बुआ हो या चाचा कोई भी उन पर घर खाली करने के लिए लीगल एक्शन नहीं ले पाएगा और उसे 3 करोड़ रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे। वीर भी तो उसी उम्र का है, उसे भी आइडिया जम जाता है। वो डिसाइड करता है कि कल रात वो बुआ के घर में कागज की चोरी करने जाएगा।